इस सारे प्रकरण को अगर ठीक करके हमको पॉजिटिव दृष्टि से देखना है तो इसके लिए हमें आवश्यक चाहिए कि हमें इसके लिए एक अलग से कोई मॉनिटरिंग, इस संपूर्ण व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए इससे हट करके इतर व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे माननीय सर्वोच्च हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लिया था और उसके चलते हुए ग्राम प्रधानों के माध्यम से उनकी देख निगरानी में किया जाता है। लेकिन जैसा कि अभी दीक्षित जी बता रहे थे कि वो ग्राम प्रधान भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रकाश जी, पांच लेयर की मॉनिटरिंग व्यवस्था गाइडलाइंस में है ऑलरेडी, लागू नहीं करते राज्य। 5 चरण की, कहिए तो मैं चरण गिनाऊं, जो गाइडलाइंस तय हुई थी उसमें 5 लेयर की है, जिसमें यह कि माता पिता की कमेटी बनेगी, वो भी निरीक्षण करेगी। स्कूल पर नोटिस बोर्ड पर मीनू लगेगा और मीनू में यह बताया जाएगा कि फाइबर कितना है, कैलोरी कितनी है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। कौन मान रहा है? जब हम आंख पर पट्टी बांध लें और कान में रुई ठूंस लें तो हम बच्चों को जहर ही खिलाएंगे। जी राजीव त्यागी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार हम मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते, हम व्यवस्था क्यों नहीं सुधारते? देखिए अतुल जी, इस विषय पे मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो राम गोपाल यादव जी ने कहा भी कि मिड डे मील और पौष्टिक आहार योजना और मनरेगा इस देश की बर्बादी का कारण बनेंगे, तो ये मुझे बयान उनका बड़ा असहिष्णु सा बयान लगा। और उन जैसे स्टेचर के आदमी को इस तरह का बयान देना मुझे लगता नहीं कि शोभा देता है। कारण यह है कि इस देश में गरीबी की स्थिति यह है कि आज भी करीब करीब 60 से 70 करोड़ लोग बाग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। जो मतलब आंकड़ों की बात, मैं बाजरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा मानना है, जिस तरह से मैंने ट्रेवल किया है और देखा है लोगों को, एक वक्त की रोटी मिलती है तो दूसरी वक्त की रोटी के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो लोग बाग मिड डे मील में या पौष्टिक आहार योजना में घपले करने का काम कर रहे हैं, मैं हिंदू धर्म से हूं तो मैं बिल्कुल बहुत डरते हुए शब्दों से कह रहा हूं कि वो निश्चित रूप से अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है अंधकार में करने का काम कर रहे हैं। मिड डे मील की योजना के कामराज साहब ने 1960 में तमिलनाडु में शुरू की और तमिलनाडु में जब ये योजना शुरू हुई और उसका ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद एमजी रामचंद्रन साहब ने इसको आगे बढ़ाया और उसके बाद धीरे धीरे ये और प्रदेशों में भी जाने लगी। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद में 28 नवंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद में ये पूरे देश में लागू हुई। ठीक है, मिड डे मील की योजना से निश्चित रूप से जिस देश में इतनी गरीबी हो उस देश में बच्चे पढ़ने आने लगे, बच्चे समता का भाव सीखने लगे, बच्चों को पौष्टिक आहार मिल जाए जिससे कि मेल न्यूट्रिशन ना हो, जिससे कि उन बच्चों को कमजोर महसूस ना करें और जिससे कि देश में एक अच्छी ब्रीड बने। उस वजह से सोच करके हमारे पुराने नेताओं ने या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव जारी किए। लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं आपके पास ये पूछने के लिए आना चाहता हूं कि अगर ऐसे डायरेक्टिव्स, ऐसी व्यवस्था जो बच्चों के लिए जानलेवा बन जाए कतिपय कारणों से, उस व्यवस्था का क्या लाभ? कौन जिम्मेदार है जो बिहार में लोग मारे गए, बच्चे मरे? हमारी रिपोर्ट में कितनी अच्छी बातें हमारे स्क्रिप्ट राइटर भरत यादव ने कही कि वो कंधे पर बस्ता लेकर गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन आए दूसरों के कंधों पर जनाजा बन के। ये व्यवस्था है हमारी, ये हमारा सुशासन है। ऐसे विकास से तो भाई विकास ना होना ही अच्छा। हम अनपढ़ गंवार ठीक हैं। बिहार में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहीं कोई घटना घट जाती है तो व्यापक राष्ट्र हित में उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए, गलत काम करेगा उसको सजा भी मिलेगी। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। जैसा त्यागी जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का निदेशक बना और भारत सरकार ने प्रतिबद्धता की, मनमोहन सिंह सरकार ने। इससे न केवल 10 लाख स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई, 6 लाख गांव में 10 लाख हमारे स्कूल हैं जिसमें एक काम के साथ 3 लोग जुड़े, लाखों भोजन माताओं को काम मिला। वो जो मजदूर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं खेतों में या सड़कों में, उनको ये चिंता नहीं है कि हमारे बच्चा दिन में स्कूल से आकर क्या करेगा। बच्चों को स्कूल का आकर्षण मिला, माँ बाप की चिंता मिटी, रोजगार लोगों को मिला ना। लेकिन तो नई चिंता पैदा हो गई ना कि हमारा बच्चा कहीं मौत के मुहाने में तो नहीं खड़ा हो गया ना। निश्चित रूप से इससे गलत मैसेज तो गया, लेकिन इसको
रोककर इस पर राज्य सरकार को क्रियान्वित करना चाहिए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये इसका मैसेज पूरे देश में बहुत गलत गया। निश्चित रूप से हर माँ बाप चिंता लगा करने इसको सुधार करना चाहिए। योजना बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत अच्छी है। 12 करोड़ छात्रों को, बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। ये योजना में सुधार आना चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। गोविंद पंत राजू, उत्तर प्रदेश विशेष की अगर मैं बात करूं, जहां के आप स्थानीय संपादक हैं, उत्तर प्रदेश में कई एक जगहों पर हमारे संवाददाता गए। हम दिखाएंगे अपने इस चर्चा के अगले पड़ाव में, हम दिखाएंगे कि हम कहां पर गए और हमने क्या क्या देखा। हम जहां जहां पर भी गोविंद भाई गए, आप ही के निर्देशन पर हमारे संवाददाता मूव किए, कहीं पर भी स्थिति संतुष्टिदायक नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था हर जगह देखकर, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उनमें, कि हो सकता है कि बिहार से ज्यादा भयावह कोई वाकया, कोई वारदात होने का इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश में भी। अतुल जी, जैसे अमिताभ जी ने शुरू में कहा था कि इस तरह की बातें रोज सुनने को मिलती हैं। कहीं छिपकली भोजन में गिर गई, कहीं भोजन बनाने वाला कढ़ाई में गिर गया, कहीं बच्चे जल गए। इक्का दुक्का घटनाएं हमेशा होती है। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि स्कूल जहां 6 घंटे कुल पढ़ाई के लिए 6 या 7 घंटे होते हैं, उस 6 या 7 घंटे के बीच में उस स्कूल में 100, 150, 200 बच्चों का भोजन बनाना, और वो भी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, ये व्यवहारिक तौर पर इसमें बहुत दिक्कत है। जो पूरी व्यवस्था है, जो रामगोपाल जी ने जो कहा है, उसमें अगर वो सच्चाई है तो ये है कि जिस तरह से ये पैसा आ रहा है, जिस तरह से ये अनाज आ रहा है, उसका जो इस्तेमाल है, बच्चे तो खाते नहीं। आधे से ज्यादा भोजन बच्चे, हमारी ही रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बच्चों ने उस खाने को नाली में फेंक दिया जाता है। तो ऐसा खाना, ये सरासर अन्न की बर्बादी नहीं तो और क्या है। कुल मिलाकर इस मामले में जिस तरह से इतने बड़े राज्य में जो बात थी कि 70-80 हजार रुपए जो एक स्कूल का में जो किचन बनाने के लिए दिए जाते हैं, पूरे राज्य के प्राथमिक और जो अपर स्कूल हैं उनमें अभी तक वो शेड नहीं बन सका है, किचन नहीं बन सकी है। जिस तरह के उत्तर प्रदेश में स्कूलों के हालात हैं, उनमें शौचालय नहीं है, उनमें पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है, कहां से उसके लिए पानी आ रहा है और कैसे उस अनाज को रखा जा रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो दुर्घटनाओं की आशंका तो हमेशा बनी रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश के साथ, खासतौर पर यह दुर्भाग्य है कि योजना एक तरह से केंद्र की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो लागू हुई है ज्यादा असरदार तरीके से, लेकिन वो केंद्र की है। और केंद्र के नेता गाहे बगाए आके धमकी देते हैं कि हमने इतने करोड़, 1000 करोड़ फलानी योजना में दिए, बच्चों के खाने के लिए इतने 1000 करोड़ दिया। और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दलों को ये लगता है कि ये इसमें उनको क्या मिलना है, कहीं कोई उनको अपने वोट के लिए कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए उनके मन में भी इस तरह की योजनाओं के लिए तटस्थता का भाव रहता है। और मुझे लगता है यही उत्तर प्रदेश के मामले में सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा लगभग 2 करोड़ बच्चे इस योजना के तहत भोजन ले रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ दलों को यह लगता है कि उनका कोई राजनीतिक फायदा नहीं है, फसल काटते वक्त कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी, तो वो क्यों इसके लिए कोई अपनी तरफ से प्रयास करें। तो मुझे लगता है कहीं गड़बड़ी इसमें बहुत ज्यादा इस बात को लेकर। जी, और गोविंद जी, जिस तटस्थता के भाव की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो तटस्थता का भाव हमारे स्क्रीन पर खाली पड़ी एक खिड़की में दिखाई भी पड़ता है। इस खिड़की को, अमिताभ जी, इस खिड़की को मैंने जानबूझ के खाली रखा। यहां पर आना था एसपी यादव साहब को। आप जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन वहां पर माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के मुस्कुराते हुए चेहरे और बीच में साइकिल बुलंद खड़ी है। मंत्री जी नहीं है। मंत्री जी आएंगे, ऐसा कह रहे हैं कि वो आएंगे। ये तटस्थता का भाव है। यहां दिक्कत एक और भी आती है, जिसकी ओर गोविंद पंत राजू इशारा कर रहे थे। उसी को मैं थोड़ा सा जोड़ूं। बिहार की जो छपरा की घटना है ना, कम लोगों को पता होगा कि जो ठेकेदार था वहां सप्लाई का, वो कौन था। वो जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद का बॉडीगार्ड और ड्राइवर है। वो क्या करेंगे, वो यही पाप करेंगे वो लोग। उत्तर प्रदेश में पुष्टाहार योजना की पंजीरी बांटने का ठेका जब एक ऐसे घराने को मिल जाता जिसका धंधा शराब था, तो यही समस्या पैदा होती है। ये समस्या है। राजनेताओं ने अपने लंगू बंगू चंगू चिरकुटों के पुनर्वास के लिए इन योजनाओं को बंध्या बना दिया। ये समस्या है। इन योजनाओं को बंध्या बना दिया, निष्प्राण कर दिया। ठीक बात है। अपने चेले चंटुओं की लूट के लिए दुकान खोल दी कि तुम किसी लायक नहीं हो, चलो तुमको पुष्टा पंजीरी बांटो। तुम किसी लायक नहीं हो, मनरेगा का रजिस्टर रखो, 40 रुपया दो, 100 पे दस्तखत कराओ।
बाकी आधे आधे कर लेंगे। और तुम सबसे गए गुजरे हो तो तुम खाना सप्लाई का ठेका ले लो, उसमें चूहा डालो और चाहे बिल्ली डालो। ये स्थिति है। आम आदमी हो तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जब वो माननीय विधायक और सांसद का चपरासी होगा, गार्ड होगा, सिपाही होगा, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? ठीक बात। ये समस्या है, ये सवाल है जी। एक ब्रेक हमको यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में जो हमारे संवाददाता गए हैं, उन्होंने वहां क्या देखा है, वो आपको तुरंत दिखाएंगे और फिर चर्चा को उस अलग अलग जगहों के हिसाब से और आगे लेकर जाएंगे। तुरंत लौट के आते हैं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives, and at 72 Chakrata Road, Dehradun. Julie, क्या? Julie, my love of my life. Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Julie, क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया हैज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो हुई। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। मिड डे मील का माया जाल, समाचार प्लस ने जाना हाल। दाल सब्जियों पर कीड़ों का राज, हवाई किले बना रहे सूबे के सरताज। मिड डे मील, मनी मील या मौत मील। जी, तो हमारी जो टीम है वो यूपी में और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर मिड डे मील योजना के जो अलग अलग नामकरण किए जा रहे हैं, कुछ लोग मनी मील कह रहे हैं, कुछ लोग मौत मील कह रहे हैं। हकीकत क्या है इन शब्दों में या इसके इतर, इसके अलहदा, ये समझने की कोशिश की हमारे संवाददाताओं ने। जल्दी से रिपोर्ट देख लेते हैं। मिड डे मील को लेकर मचे हाहाकार के बाद यूपी में अलर्ट जारी हो गया। समाचार प्लस ने यूपी में जारी हुए दुर्लभ अलर्ट के रहस्य को देखा तो होश उड़ गए। लखनऊ सबसे पहले मुखिया अखिलेश के सिरहाने नरही के स्कूल में मिड डे मील योजना का हाल जानने पहुंचे। खाने का स्वाद कैसा था नहीं मालूम हुआ, लेकिन पीने का जुगाड़ दिख गया। दुर्लभ पेय पदार्थ की बोतलें जगह जगह अपने होने की दास्तां बयां कर रही थी। अंबेडकर नगर
अंबेडकर नगर पहुँचे तो बस खाना था, स्वाद का पता नहीं। दाल पानी प्रेम में पागल हुई जा रही थी। हमें दाल के बारे में पता नहीं होता तो समझना मुश्किल हो जाता कि दाल है या पानी का दरिया। अमेठी दिल्ली दरबार के दिल के सबसे ज्यादा करीब रहे जिले अमेठी पहुँचे तो चावल में कीड़ों ने अपना अधिकार जमा रखा था। गेहूं के साथ घुन सुना था, लेकिन चावल के साथ नई रिश्तेदारी सामने आ गई थी। आज खाना में कीड़ा निकला है। कौन लोग